Good evening to all of dearest parents. Namaskar. I am Philip Ashok Solomon. Today, my dear guys, I am going to discuss about Panchayati Raj in deep, which is not only beneficial for your PT examination, but also it is very, very beneficial for all of means examinations, where we can discuss a lot of things. जहाँ पर हम आज बात करेंगे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को जो आप एक माइंड में कैसे हम तैयार कर सकते हैं। भारत के संविधान कि क्या हमारा प्रोविजंस है पंचायती राज को लेकर, कैसे पंचायती राज का ऐसा और क्या बैकग्राउंड रहा भारतीय पंचायती राज में, ये सारे गतिविधियों की बात करें। जैसा कि हम सभी को पता है कि यदि पंचायती यानी पंचायती मीन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो जो पावर की हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मुख्य रूप से हमारा 3 प्रकार का होता है। जब हम भारत की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जब हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो वहां पर भी ये चीजों को हमने चर्चा आपको किया था। और इस एपिसोड में जैसे हम देखते हैं कि जब पावर का यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जब पावर हम देखते हैं, इससे मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो हमारी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर पर होता है, उसके बाद हमारा स्टेट लेता है, उसके बाद हमारा विलेज लेवल होता है। तो विलेज लेवल पर जो होती है उसको पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं जो कंट्रोलिंग किए जाती है, जो उसको एक ऑथोराइज्ड जो दी जाती है, ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटीज होते हैं वो मुख्य रूप से हमारा पंचायती राज के द्वारा तथा म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा होती है। तो बोथ आर द पार्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो चाहे हम पंचायत की बात करें, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, तो नगर पालिका, नगर निगम, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो दोनों जो हमारा कॉन्सेप्ट होती है, दोनों कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से हमारा घरेलू या कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी लोअर या कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं लोकल जो गवर्नेंस होती है उसका यह हमारा पार्ट होता है। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पंचायती राज है या हम कह सकते हैं लोकल जो हमारा गवर्नेंस है, ठीक है। तो लोकल गवर्नेंस की जो चर्चा की गई अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो 73वां और 74वां जो हमारा अमेंडमेंट 1992 में हुआ, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन लाइक जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि भारत में जब मोरारजी देसाई की जब सरकार गिर गई, फिर कांग्रेस की जब सरकार आती है, तो हम देख सकते हैं कि आफ्टर डेथ या एसासिनेशंस ऑफ इंदिरा गांधी जी की जिस तरह से कत्ल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हम कसम उनकी हत्या के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस होता है उसे देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक बिल को लाया, एक लेजिस्लेशन को लाया, जो लोकसभा से तो पारित हो गई लेकिन वो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अंततः हम देखते हैं कि 1991 में फिर हमने देखा कि नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है, और जैसे ही नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले जो भारत में जो राजीव गांधी जी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट लाई गई थी पंचायती राज को एक स्टेटस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, उस चीजों को उन्होंने पुनः आगे बढ़ाया। और फिर राज्यसभा से इस बिल को पारित कराने के बाद हम देख सकते हैं कि 73वां 74वां जो हमारा संविधान संशोधन होती है, ठीक है, 24 दिसंबर इसका डेट जो तय हुई थी वो 24 अप्रैल, ठीक है। और भारत में 24 अप्रैल 1993 से यह मुख्य रूप से इफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। लेकिन 73वां जो संविधान संशोधन है यह हमारा पंचायती राज से, और 74वां जो संविधान संशोधन है यह हमारा खासतौर म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेट करता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पंचायती राज की जो कंसेप्ट थी, पंचायती राज की कंसेप्ट हम 2 भागों में इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वह हमारा पंचायत के स्तर पे हो जाएंगे, और दूसरा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखेंगे कि हमारा जो अर्बन लोकल जो हमारा गवर्नेंस होता है उस आधार पे हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेशंस को यदि देखा जाए तो इस फॉर्मेशंस में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पंचायती राज थी, पंचायती राज को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड या कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस था, संवैधानिक जो उसका हम कह सकते हैं एक अधिकार जो दी गई, वह 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में दी गई। अब क्या होता है कि जो लोकल हमारा गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में 3 तरह के लिस्ट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। एक जो हमारा होता है एक यूनियन लिस्ट होता है। तो जब हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप देखते हैं तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यूनियन लिस्ट की चर्चा नहीं की गई थी, बल्कि वहां पर इसका नाम जो था वो फेडरल लिस्ट नाम दिया गया था, ठीक है। तो फेडरल लिस्ट में क्या होते हैं, जो हमारा जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के अधीन जो हमारा सब्जेक्ट्स आते हैं, वे सारे सब्जेक्ट्स को हम मुख्य रूप से यूनियन लिस्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। एक हमारा स्टेट लिस्ट होता है, तो स्टेट लिस्ट में जो भी
लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं या जो विषय वस्तु होता है वह राज्य सरकार के अधीन होता है। और लास्ट हमारा जो होता है वो कंकरेंट लिस्ट होता है, जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। तो समवर्ती सूची में क्या होती है कि राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसमें लॉ एंड ऑर्डर को बनाती है। और जो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये तीनों में से किसी सूची में नहीं आती है, ठीक है, तो वह हमारा जो होता है अधिसूचना या कह सकते हैं वो विशेषाधिकार के श्रेणी में आ जाता है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, लेकिन यदि बाय द वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसे विधेयक बनाई जाती है, उसमें यदि ऐसा लगता है या दोनों के बीच में यदि विवाद हो जाता है, तो वैसे परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाई जाती है, जो लेजिस्लेशन लाई जाती है, उसको अप्रूवल दे दी जाती है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में भी जो हमारा केंद्र सरकार होती है वो केंद्र सरकार हमारा सर्वा होता है, यानी सर्वोपरि होता है। तो हम देख सकते हैं कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो हमारा ये कहाँ आती है, स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है, जो भारत के संविधान के 7वें शेड्यूल में इसको मुख्य रूप से इंक्लूड की गई है। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक ऑफ रखिएगा। तो इसमें क्या हमने देखा कि मुख्य रूप से 7वां जो हमारा अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 40 जो होते हैं भारतीय संविधान के जो 40वां जो हमारा अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स के पास इस तरह के कुछ प्रिविलेजेस यानी उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिस आधार पे वह पंचायती जो गांव स्तर पर जो पंचायत होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करे। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है उसका स्थापना कर सके, ठीक है, तथा उसको जो हमारा पंचायत होती है, पंचायत के जो हमारे देश की जो जनसंख्या होता है, उस जनसंख्या को अनेकों अनेक प्रकार के शक्ति हुआ, उनकी जो अथॉरिटी अधिकार हुए, वे उसको हम दे सके, जिससे कि वह हमारा जो पंचायत है वह पंचायत इनेबल हो सके। इनेबल का मतलब हम कह सकते हैं कि वह मुख्य रूप से उस चीज, मेरा पास आवाज नहीं आ रहा है, आप देखिए माइक माइक में कोई प्रॉब्लम है क्या मिस्टर सुरंजन? आप देख लीजिएगा, आपका माइक में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मेरा नेटवर्क सब सही है, ठीक है, आवाज भी जा रही है। सीमा, आर यू लिसनिंग? आवाज आ रही है सीमा? मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो भारत में जो पंचायती राज था, पंचायती राज को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरुआत किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, यानी राजस्थान भारत के सबसे पहला ऐसा राज्य बन जाता है जहां पर हम कह सकते हैं पंचायती राज को शुरुआत की गई है, ठीक है। और यह स्कीम जो था, यह इसकी जो इनोग्रेशन थी, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को की गई। इसीलिए भारत में 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम देखते हैं पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह हमारा 2 अक्टूबर का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज की यदि हम बात करें तो पंचायती राज की इतिहास बहुत पुरानी है। जैसा कि पंचायती राज जो सिस्टम थी, सबसे पहले हमारा बिहार स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो भारत के जो संविधान की जो हमारा अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ, उसमें भी हम सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो थी वो हमारा बिहार का था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पंचायत राज जो सिस्टम थी वह बिहार सरकार के द्वारा सबसे पहले अडॉप्ट की गई थी, और जो अडॉप्ट किया गया था वह बिहार पंचायत राज एक्ट 1947 के अंतर्गत की गई थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पंचायत राज 1947 एक्ट के अंतर्गत कौन सी राज्य ने स्वीकार किया, तो वह हमारा राज्य बिहार था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यह, उससे पहले भी यदि हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस यानी भारत की आजादी से पहले भारत में पंचायती राज की जो कॉन्सेप्ट थी, या कह सकते हैं जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो हो रहा था, वह विकेंद्रीकरण सबसे पहले लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, जिसके कारण हम लॉर्ड रिपन को भारत में जो हमारा लोकल गवर्नेंस होता है, स्थानीय जो शासन प्रशासन होता है, उसका हम इनका एक बहुत बड़ा नेता प्रतिनेता भी मानते हैं। तो ब्रिटिश शासन जब चल रही थी, ब्रिटिश एरा जब था, अंग्रेजों की जब शासन यहाँ चल रही थी, तो उस समय हम कह सकते हैं कि लोकल जो गवर्नेंस थी, इस लोकल गवर्नेंस को सबसे पहले शुरू करने वाले लॉर्ड रिपन साहब थे, ठीक है। अब इस आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत में तो हमने देखा कि 2 अक्टूबर को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन इससे पहले भी हमें कुछ चीजों को ऐसे देखना होगा कि यदि हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो राजस्थान ने सबसे पहले स्वीकार किया, और राजस्थान को स्वीकार करने के बाद
पंचायती राज को स्वीकार करने वाला भारत का जो सेकंड राज्य बना वह आंध्र प्रदेश बना। ये चीजों को भी आप याद रखिएगा। और 1950-60 के जो हमारा दशक था, 1950-60 के दशक के अंतर्गत हमने देखा कि भारत के अनेकों जितने भी राज्य थे वे सारे राज्यों ने मुख्य रूप से पंचायती राज को उन्होंने स्वीकार किया, तथा पंचायत राज के अंतर्गत जितने भी बिल, लॉ एंड ऑर्डर कानून आते हैं वे सारे चीजों को उन्होंने भी स्वीकार किया। और अंततः हमने देखा कि स्वीकार करते करते भारत का अभी जो हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस यदि हम राज्य की बात करते हैं तो वह हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र ऐसा 9वां राज्य भारत के बना जिन्होंने पंचायती राज को स्वीकार किया। बिहार जो है हमारा थर्ड हमारा मोस्ट पॉपुलस में आता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जो हमारा पंचायती राज है, इस पंचायती राज को खासकर अर्बन लोकल यदि हम गवर्नेंस की बात करें तो अब अर्बन लोकल गवर्नेंस किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं तथा इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री आते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 प्रकार के मिनिस्ट्रीज आते हैं। एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होता है, यानी कह सकते हैं इसका मतलब होगा आवास तथा शहरी मंत्रालय। देखिए किन्हीं का माइक ऑन, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिएगा। तो इसमें हमारा आवास तथा शहरी मंत्रालय आता है, तथा हमारा सुरक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस रक्षा मंत्रालय आती है, तथा हमारा गृह मंत्रालय आती है। तीनों मंत्रालय जो होते हैं, तीनों मंत्रालय के द्वारा हमारा अर्बन लोकल जो गवर्नेंस होता है इसकी शुरुआत की जाती है। सचिन आवाज आ रही है बाबू? सचिन आवाज आ रही है या नहीं? अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ पंचायत यानी पंचायत का कॉन्सेप्ट भारत में कब कैसे कैसे आया। तो भारत में आपको पता होनी चाहिए कि पंचायती अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले 1957 में 1957 में हमने देखा कि सबसे पहले हमारे यहाँ एक कमेटी बना जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें हमने देखा कि यह कमेटी जो थी इसका मुख्य रूप से काम क्या था कि भारत में जो अनेकों प्रकार के जो हम कह सकते ग्रामीण स्तर पर जो सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे उसका एग्जामिन करना यानी उसकी जांच करना, और जांच करके सरकार को एक रिकमेंडेशन देना कि उसके डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी 1957 में बना, इन्होंने जो रिकमेंडेशन भारत सरकार को दिया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा जो पंचायत की यदि हम कह सकते हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं यह हमारा 3 टायर होना चाहिए। 3 टायर का मतलब क्या हुआ, इसको हम आपको समझा देता हूँ। तो 3 टायर का मतलब, कुछ किन्हीं का मैसेज आ रहा है, सुरंजन साउंड नहीं आ रहा है बाबू, आपकी साउंड में आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या? सीमा एंड सचिन, सचिन आवाज आ रही है हमारी? अमित आवाज आ रहा है, यस या नो? आर यू ऑडिबल? चलिए तो हम क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। किन्हीं के मैसेज आ रहा है, लेकिन आप बोले तब तो साउंड आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आवाज आ रही है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बना। इन्होंने कहा, जो सरकार को जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, वो कहा कि हमारे जो पंचायती स्तर पर जो होना, ये 3 होना चाहिए। 3 क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो ग्राम हमारा स्तर होता है, ग्राम स्तर पर हमारा ग्राम पंचायत होगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। फिर हमारा जो ब्लॉक लेवल का होता है, ठीक है, तो ब्लॉक लेवल पर उन्होंने कहा कि पंचायत समिति का निर्माण करना चाहिए, यानी पंचायत समिति जो होगी वो हमारा ब्लॉक लेवल का होगा। और उन्होंने कहा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए वो हमारा जिला परिषद होना चाहिए, ठीक है, जिला परिषद होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता ने भारत सरकार को 3 टायर यानी 3 स्तरीय उन्होंने पंचायती राज की सूचना या कह सकते हैं रिकमेंडेशन भारत सरकार को दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्लानिंग यानी कह सकते हैं नियोजन तथा विकास जो होगा वह हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला स्तरीय होगा। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे यानी जिला के जो कलेक्टर होंगे उनको ही चेयरमैन बना दिया जाएगा, किसका? जिला परिषद का। ठीक है, तो इस तरह के जो रिकमेंडेशन थी, यह रिकमेंडेशन मुख्य रूप से बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था।
उसके ठीक हम देख सकते हैं कि 20 साल के बाद एक और हमारे यहाँ कमेटी बनी 1977 में, जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, 1977 में एक कमेटी बना जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो अशोक मेहता कमेटी जो रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारा पंचायती राज है इसको हम एक इंस्टीट्यूशन का रूप देंगे, यानी PRI का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि हमारा पंचायती राज जो है हम इसको PRI कहेंगे, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि PRI का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो अशोक मेहता कमेटी ने दिया। कब दिया? 1977 में दिया। इन्होंने जो गवर्नमेंट को मुख्य रूप से जो रिकमेंड किया वह रिकमेंडेशन थी कि हमें 2 टायर्स होना चाहिए। 2 टायर्स का मतलब यदि हम बात करें तो इन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर इन्होंने पंचायत समिति, यानी इस तरह के 2 जो रिकमेंडेशन थी, यह रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया। उन्होंने खासतौर पे अशोक मेहता कमेटी जो रिकमेंडेशन, उस रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगे वो हमारा जिला परिषद होगा, यानी जिला परिषद ही हेड होगा। ठीक है, और उनकी रिकमेंडेशन जो थी कि हम भारत में जो हमारा पंचायती राज है इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब होता है इसको हम संवैधानिक एक रूप देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा न्याय पंचायत भी होना चाहिए। न्याय पंचायत का मतलब होता है छोटी मोटी जो हमारा डिस्प्यूट होता है, जो छोटी मोटी जो झगड़ा होते हैं, इसको हम पुलिस स्टेशन न भेज करके, इसको हम कोर्ट में न भेज करके, क्यों नहीं हम इस तरह के समस्याओं को लोगों के द्वारा, वहां के जो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, उस प्रतिनिधि के द्वारा उसे हम सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम दिया गया न्याय पंचायत। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्लानिंग होगा, यानी नियोजन होंगे तथा विकास के जितने भी कार्य होंगे वह कहाँ होंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसका काम करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट जो फंक्शनिंग होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसको? CEO को। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट फंक्शनिंग होगा, डेवलपमेंट करने की जो प्रक्रियाएं होगी, जो पॉलिसीज होंगे, वो सारे के सारे हम CEO को ट्रांसफर करेंगे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ट्रांसफर करेंगे। और CEO कौन होंगे? तो वह होंगे जिला परिषद के CEO। ये भी याद रखना है, यानी जिला परिषद के वो CEO होंगे जिनको हम डेवलपमेंट फंक्शन उनको ट्रांसफर करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होंगे उनको हम एक रेगुलेटर मानेंगे। रेगुलेटर का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो सर्वे सर्वा होंगे, ऑल इन ऑल होंगे। किसी भी प्रकार के पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी पर नीति का निर्धारण करना, उसको कब लागू करनी है, उसे कब पूरा करनी, ये सारे जो गतिविधि होगा वह रेगुलेटर का काम जो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। चाहे हम रेवेन्यू का बात करें, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स का कलेक्शन करना। ठीक है, टैक्स कहाँ से कितना लेना है, कहाँ कलेक्शन करना है, कहाँ उस पर इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारे जो गतिविधि थी ये सारे रेगुलेटर के रूप में काम किसको दे दिया गया? डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर थे, ये देने की बात की। कौन किया? अशोक मेहता कमेटी ने किया। फिर हम देख सकते हैं कि जो हमारा पंचायती राज के जो मिनिस्टर्स होंगे, यानी मंत्री जो होंगे, उसको कहा कि वे वैसे ही मंत्री होंगे जो हमारा स्टेट जो काउंसिल होती है। स्टेट काउंसिल का मतलब होता है राज्य जो परिषद होगा उसके सदस्य को ही हम यहाँ के मिनिस्टर मानेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ हमें रिजर्वेशन भी चाहिए, और रिजर्वेशन किसके लिए चाहिए? तो जितने भी एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, फिर हम कह सकते हैं जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इसके अलावे कह सकते हैं जो डिप्राइव्ड यानी जो वंचित समाज से तथा वंचित जो महिलाएं होते हैं तथा जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ सीटों का हम रिजर्व करेंगे, कुछ उनके लिए आरक्षित कर देंगे। यह कॉन्सेप्ट भी मुख्य रूप से जो दिया गया है वो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया। और उन्होंने जो ये बेस को माना कि हम जो ST SC तथा महिला तथा बच्चों को जो उनके लिए जो हम सीटों का आरक्षित करेंगे वह उनकी पॉपुलेशंस के आधार पर, वह यानी पॉपुलेशंस की यहाँ पर जो एक औसत पैमाना होता है उस औसत पैमाना को यहाँ मानने की कोशिश की गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के जो हमारा संविधान होगा, तो भारत के संविधान के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जो हमारा पंचायती राज है, पंचायती राज को हम एक रिकॉग्निशन देंगे। रिकॉग्निशन का मतलब होता है हम उसको एक पहचान देंगे, जिससे कि वो हमारा जो PRI है, PRI का मतलब होता है पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वह हमें एक सनेक्टिविटी यानी वो हमें इंश्योर करेगा। इंश्योर का मतलब हमें आश्वस्त करेगा कि हमारे जो स्टेच्यूर है, स्टेच्यूर का मतलब जो हमारा बिल, लॉ एंड ऑर्डर कानून है, वह हमारे अनेक प्रकार के फंक्शंस करने में वो एश्योरेंस करेंगे, यानी मदद करेंगे, यानी किसी भी प्रकार के चीजों से वो हमें वंचित नहीं करेगा। तीसरी जो कमेटी बनी वह 1978 में 1978 में कमेटी बना जिसका नाम था दंतेवाला कमेटी। दंतेवाला कमेटी, यह कमेटी ज्यादा कोई रिकमेंडेशन भारत सरकार को नहीं दिया। इसकी रिकमेंडेशन थी कि जो भी हम प्लानिंग करेंगे, नियोजन की बात करेंगे, वह हमारा ब्लॉक लेवल पर होगा। ठीक है,
चौथा जो हमारा कमेटी 1984 में बना, 1984 में जो कमेटी बना उनका नाम था हनुमंत राव कमेटी। इन्होंने भी मात्र एक ही रिकमेंडेशन भारत सरकार को दिया हुआ, कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होना है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कमेटी का निर्माण करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम किसी प्रकार के नियोजन परियोजना की जो बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। अब प्रश्न होता है कि जो पांचवा जो 1985 में जो हमारा कमेटी बना, 1985 में जो कमेटी बना, उस कमेटी का नाम है GV.K. राव कमेटी। ठीक है, अब प्रश्न होता है कि GV.K. राव जो कमेटी थी इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट को लेकर के तथा गरीबी हटाना या गरीबी को एलिविएट कर रहे हैं, यानी गरीबी को कम करने की जो सरकार की योजना है, सरकार के द्वारा जो प्लान शुरू किए गए, डेवलपमेंटल जो प्लान शुरू किए गए, इसको हम और कैसे करेंगे, इसको लेकर वो एग्जामिन करने की कोशिश किया। एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा एक जिला परिषद होगा। जिला परिषद जो होगा इसको हम सबसे सर्वोपरि मानेंगे, यानी एक पाइवोटल इंपोर्टेंस हम देंगे। पाइवोटल इंपोर्टेंस का मतलब जिला परिषद जो होगा एक हमारा महत्वपूर्ण निकाय होगा। दूसरी बात कि उन्होंने पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन था PRI, उसको कहा कि यह हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, साथ ही साथ जो लोअर लेवल्स के होंगे उनको इसके असाइन किया जाएगा, तथा जो प्लानिंग और जो डेवलपमेंट की जो हम कॉन्सेप्ट को जारी कर रहे हैं ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शुरुआत की जाएगी। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट की बात किया जिसका नाम था DDC। DDC आपने अभी भी नाम सुना होगा, जिला में एक DDC होते हैं। ठीक है, DDC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो उन्होंने कहा कि हम एक DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का हम एक पोस्ट को बनाएंगे। ठीक है, और वह जो पोस्ट होगा इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जो हमारा जिला का परिषद का जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, इसको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो गतिविधि थी, इस तरह के जो हम कह सकते हैं रिकमेंडेशन था, यह रिकमेंडेशन मुख्य रूप से GV.K. राव कमेटी के द्वारा दिया गया था। आप लोग बताएंगे यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? सीमा, अमित, सुरंजन, यहां तक क्लियर है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है भाई। नेक्स्ट जो कमिटी आया वह कमिटी था 1986 में। 1986 में जो कमिटी बना उसका नाम था LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी का मतलब होता लक्ष्मी माल सिंघवी। इसका हिस्ट्री भी हम पहले भी चर्चा कर दिए थे। लक्ष्मी माल सिंघवी कौन थे? एक एडवोकेट थे। और इनका इतिहास ये भी आता है कि भारत में जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को भी सबसे पहले भारत में यूज करने वाला व्यक्ति जो था उनका नाम था लक्ष्मीमाल सिंघवी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम पंचायती राज के द्वारा जो हमारी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो हम डेवलपमेंट की बात करें इसको हम क्या करें? रिवाइटलाइज करें। रिवाइटलाइज का मतलब होता है हम उसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसे सक्रिय करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम अपने इकोनॉमी या सोशल, अपने डेमोक्रेसी, इंटीग्रिटी, ये सारे चीजों को हम क्या करेंगे? उसको हम मेंटेन करेंगे, स्टेबल बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई? यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, आ रहा है आप लोग को समझ, तो आप लोग यस या नो माइक ऑन करके आप बोल भी तो सकते हैं कभी कभी। आप लोग जैसे सीमा, आप माइक ऑन कर ले सकते हैं, जहां प्रॉब्लम है आप पूछिए। ठीक है, तो अब देखेंगे लक्ष्मीमाल सिंघवी जो कमेटी बना, लक्ष्मीमाल सिंघवी ने क्या कहा, तो इन्होंने भी गवर्नमेंट को जो सिफारिश किया, रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड 3 स्तरीय किया, यानी 3 टायर का इन्होंने कॉन्सेप्ट को लाया कि 3 स्तरीय हमारे पास भी होना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न होता है, साउंड नहीं आ रहा है सुरंजन, आपका माइक में प्रॉब्लम है यार, अक्सर आपका ये समस्या आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने लक्ष्मीमाल सिंघवी जो कमेटी थी, इस कमेटी ने मुख्य रूप से हम देखा कि इन्होंने भी 3 टायर का कॉन्सेप्ट दिया, यानी पंचायत, सब पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का भी कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने क्या कहा कि जिला परिषद जो होगी वह इंटीग्रेटेड होगी, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रशासनिक जो संरचना होगी, ठीक है, तो प्रशासनिक संरचना को हम इंटीग्रेट करेंगे। साथ ही साथ किस लिए करेंगे? तो प्लानिंग को लेकर करेंगे तथा डेवलपमेंट को लेकर के करेंगे। यानी जो भी हमारा नियोजन है, जो हम विकासात्मक जो कार्य करेंगे, इसको इनिशिएट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम एक प्रशासनिक संरचना का पहले निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक प्लान का तैयार करना, प्लान के आधार पर आगे की कार्रवाई करना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा DDO है, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं, DDO नाम आपने सुना होगा, ये सब BPSC से बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास DDO होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? उनको हम CEO, जिला परिषद को उनको CEO बन जाना चाहिए, यानी CEO का भी वो काम करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होंगे वो करेंगे।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भारत के जो हमारा संविधान के अंतर्गत खासतौर पे हम पंचायती राज को लाएंगे, इसकी भी हम एक पहचान को देंगे, और यह हमारा एक पीआरआई का भी कॉन्सेप्ट है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि इसके एडिशनली हम कह सकते हैं कि नए जो चैप्टर भारतीय संविधान में आएंगे उसके अंतर्गत हम इसको एक रिकॉग्निशन देके इसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर हुआ कि जो भी हमारा नियोजन होता है तथा जो विकासात्मक जो कार्यप्रवाही होती है वो हम कहाँ शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे, और इसकी जो कंक्लूजन होगा एक कमेटी करेगी जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होगा उसको ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड करेगा। ब्यूरोक्रेटाइज का मतलब समय समय पर जांच करना, तथा सरकार के जो अनेक प्रकार के जो प्रतिनिधि होंगे उस प्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों को जांच करना, ठीक है, तथा उनसे समय समय पर रिकमेंडेशन लेना, उनसे ब्यौरा मांगना कि हमारा एक्टिविटीज कहाँ तक हुआ कहाँ तक नहीं हुआ, ये सारे चीजों को जांच करना, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पंचायती राज अभी भी डायवोर्स है, डायवोर्स का मतलब होता है वो अभी भी अछूता रह गया, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम इसमें संलग्न करेंगे, उसी को नाम दिया गया कि चाहे आप पीआरआई कहो यानी पंचायत तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हो, या इसी को उन्होंने नाम दिया ग्रास विदाउट रूट्स का भी उन्होंने नाम दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रास विदाउट रूट किसको कहते हैं, तो पीआरआई को कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक्स जितने भी थे उनके द्वारा एक रिकमेंडेशन लेना, उनके द्वारा एक ब्यौरा मांगना कि हमारा काम कहाँ तक हुआ, कौन सी पंचायत अभी भी इस तरह चीजों से वो अछूता ना हो, ठीक है। 1978 में एक हमारी कमेटी बनती है जिसका नाम था तंगन कमेटी। यह उन्होंने जो रेकमेंड, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का उन्होंने सबसे पहले नेतृत्व किया था, जिसका नाम था थंगन कमेटी। 1978 में एक कमेटी भी कहा कि हमारा 3 टायर होना चाहिए, यानी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद। और जिला परिषद जो थी उन्होंने कहा कि जिला परिषद के अंतर्गत हम प्लानिंग को और डेवलपमेंट जो होगा इसको हम जिला परिषद के अंतर्गत लाएं। जिला परिषद का मतलब होता है जिला स्तरीय हम काम करेंगे। उन्होंने इसके लिए 5 साल का टेन्योर किया। 5 साल टेन्योर का मतलब हुआ हम कह सकते हैं कि भारत में मुख्य रूप से यदि हम पंचायती राज की बात करें या इसके जो भी ऑफिसर्स होंगे या इसके जो एक पीरियड होगा फुलफिल करने का, उन्होंने कहा कि हमें 5 साल इसका हम पीरियड रखते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए खासतौर पर रिजर्वेशन की भी चर्चा किया, आरक्षण के लिए भी बात किया, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको उन्होंने जिला परिषद के सीईओ के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया, या कह सकते हैं रचनात्मक कार्य करने के लिए उन्होंने कहा। 1988 में एक गॉडगिल कमेटी बना। आपको गॉडगिल कमेटी आपने पढ़ा होगा जब आप 5 ईयर प्लान पढ़ रहे होंगे, पंचवर्षीय योजना जब आप पढ़ा होगा तो पंचवर्षीय योजना में आप गॉडगिल प्लान के बारे में पढ़े होंगे, उसी वहीं से आया गॉडगिल कमेटी भी आया। तो जो गॉडगिल कमेटी थी इन्होंने एक कमेटी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो भी हम पॉलिसी और जो प्रोग्राम करेंगे उसका एक हम सस्टेनेबिलिटी देंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एक स्थिरता देना, ठीक है। और इस स्थिरता के आधार पर उन्होंने सरकार को जो रिकमेंड किया वह रिकमेंडेशन थी, सबसे पहले इन्होंने भी 3 टायर की कॉन्सेप्ट लाया, यानी 3 स्तरीय होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा जो मतलब विभिन्न प्रकार की पॉलिसी का जो निर्माण करेंगे वह हमारा पंचायत कमेटी करेगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट थी कि हमारे देश की जो आत्मा होती है वह गांवों में निवास करती है, कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी वाला, क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं भारत की मोस्टली जो हमारा जनसंख्या है वह जनसंख्या भी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि नया यदि हम सेंसस की बात करें तो न्यू सेंसस के आधार पर 31% ही अभी देश की आबादी जो है जो हमारा शहरी क्षेत्र में अभी भी रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं लगभग 69% अभी भी हमारे देश की जो जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी रह रहा है। मतलब कि मोर पॉपुलेशन हमारा कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। और ये सारे जो 69% जनसंख्या इनकी जो लिवलीहुड है या सोर्स ऑफ जो इनकम है वो क्या है, एग्रीकल्चर तथा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर। या तो उनका कृषि उनका कह सकते हैं आय का स्रोत है, या कृषि संबद्ध जो क्षेत्र होते हैं वे सारे क्षेत्र हैं। तो इस आधार पे पंडित जब गांधी जी थे तो गांधी जी ने इन चीजों को लाया था। या हम आपको एक और नया कॉन्सेप्ट यदि बताऊं एजुकेशन को लेकर के, तो जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के प्रेसिडेंट थे और जब उन्होंने पटना बिहार आए थे तो उन्होंने एक कोटेशन दिया था, एक कोट किया था कि इफ वी वांट टू बी डेवलप्ड इंडिया वी मस्ट मेक डेवलप टू बिहार। यानी उन्होंने कहा कि यदि हम भारत को डेवलप देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले बिहार को डेवलप करना होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब हम पूरी भारत को यदि एजुकेटेड देखना चाहते हैं, शिक्षित भारत को देखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले बिहार को शिक्षित बनाना होगा। दिस कोटेशन वाज कंप्लीटली कोटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस कॉन्सेप्ट को भी दिया था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये भी गॉडगिल जो कमेटी बनी, एक गॉडगिल कमेटी भी
हमारा गांधी जी के जो सपना था, इस सपना को सकारात्मक कर सकते हैं या अचीवमेंट कर सकते हैं को लेकर के उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में उन्होंने पंचायत कमेटी को ही सबसे सर्वोपरि माना और उन्होंने ग्रामीण परिवेश को सबसे पहले कह सकते हैं उत्थान की उन्होंने बात किया। दूसरी बात, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो हमारा पंचायती जो राज है इसको हम एक संवैधानिक रूप देने की कोशिश करेंगे। तीसरी, जो प्लानिंग और जो डेवलपमेंट का जो काम होगा, यह उन्होंने कहा कि ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल मीन से जहां पर सरकार के जो बड़े से बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके कह सकते हैं देख रेख में काम को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पंचायत स्तर पे जो हमारा इलेक्शंस होता है वह इलेक्शन हमारा 3 लेवल्स पर होगा। उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, जो मेंबर की जो सिलेक्शंस होंगे वो डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, हर जन प्रतिनिधि और उस ग्रामीण क्षेत्र या उस कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी जनसंख्या हैं वह स्वतंत्र है अपने नेता को चुनने के लिए। उनपे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनेगा, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रेशर नहीं दी जाएगी कि आप उसी का वोट दे सकते हैं, बिकॉज यह हमारा एक डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का ही मत, लोगों का विचार चलता है। तो इन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शंस होगी मेंबर्स की और उसमें 3 स्तरीय होगा। 3 स्तर मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों की उनकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। और इसके लिए करके उन्होंने पंचायत जो हमारा पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है उसको लेकर उन्होंने 5 साल पीरियड किया कि 5 साल पे पंचायती राज का हमारा इलेक्शंस होगा। अब चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको और मैं डीप में लेकर चलता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि 73वां जो संविधान संशोधन भारत में हुआ था वह 1992 में हुई थी और यह मुख्य रूप से जो अफेक्टेड हुआ, प्रभावित हुआ, वह 24 अप्रैल 1993 से भारत में प्रभावित हो गया। तो यहाँ पर 2 चीजों को मैंने बता दिया। और एक्चुअली ये जो फोर्सली हम भारत में कह सकते हैं तो यह एक संवैधानिक कह सकते हैं कि विधि के रूप में आया, जो हमारे एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक रूप दिया गया। इसको सबसे पहले हम देखें कि यदि इस अमेंडमेंट की बात करें तो इस अमेंडमेंट जो थी यह हमारा पंचायती राज जो थी, चाहे वो हमारा ट्राइबल एरियाज हो, खासतौर ट्राइबल एरिया जो देखे गए वो भारत के 8 स्टेट्स में ट्राइबल एरिया को देखे। ट्राइबल एरिया का मतलब कह सकते हैं कि जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जनजातीय ज्यादा होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। तो हमारे पास जो 8 राज्य है यहाँ पर सबसे ज्यादा हमने देखा ट्राइबल एरियाज है। तो इस ट्राइबल एरिया में भी और पंचायती राज जो थी इसको और फैलाया गया और फैलाव के आधार पर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन लाई और अंततः हम देख सकते हैं कि 24 दिसंबर 1996 से वहां पर भी इसकी शुरुआत कर दी जाती है। शुरुआत का मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पर भी पंचायती राज की जो प्रारूप थी इस प्रारूप की वहां पर शुरुआत कर दी जाती है। इस अमेंडमेंट में हम देख सकते हैं जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन में हम देख सकते हैं कि शक्तियों का किस तरह से डिवोल्यूशन होता है। शक्तियों का डिवोल्यूशन का मतलब शक्तियों का किस तरह से आप कह सकते हैं विस्तार किया जा सकता है, ठीक है। और तथा पंचायत किस तरह के जिम्मेवार होते हैं कार्यों को करने के, सारे चीजों को हम देखने को मिलता है। जहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है, आर्थिक जो विकास होता है, ठीक है, आर्थिक विकास को लेकर जो प्लान और स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं तथा जो सामाजिक हमारा जो न्याय होता है इसके लिए जो हम कार्य करते हैं, ये सारे गतिविधि के लिए कब इसको इम्प्लीमेंट करनी है, कब इसको लॉ बनाना है, ये सारे के लिए हमारा पंचायत कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है तथा इस तरह के कार्यों को उसको करने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। और वह मुख्य रूप से इसके अंतर्गत 29 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। आपसे इस में पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के जो हमारा 11वां जो हमारे अनुसूची है, तो 11वां अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं। और जो 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट पर हम कह सकते हैं पंचायती राज यानी पंचायत जो है इस पे लॉ एंड ऑर्डर ला सकती है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कितना लेवी लेना। लेवी आप समझते हो, लेवी का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। हम कितने टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, क्या ड्यूटीज लगाएंगे, टोल क्या होगा, फीस क्या होगा, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं, इसकी जो एबिलिटी होते हैं, यह कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पंचायत समिति या कह सकते हैं पंचायती जो इंस्टीट्यूशंस है उसको इस तरह के अधिकार दिए जा चुके हैं और वो इस तरह के अधिकार को फुलफिल कर सकता है। इज इट ओके? यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। भाई बोलिए, आप लोग खाली माइक ऑन करके कुछ बोल नहीं रहे हैं। मिस्टर अमित, यस सर। क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, तो यदि हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में जो हमारा फंडिंग होता है, फंडिंग 3 सोर्स से आते हैं। यानी जैसे मान लिया जाए आप ही के पास जो फंडिंग होता है, आपके पास सोर्स स्रोत इनकम का स्रोत होगा,
इनकम का स्रोत क्या होगा, पिताजी से कुछ पैसा लेते होंगे, आते जाते माता जी को फुसलाते होंगे, बड़ भैया जॉब करते हैं उनको फुसलाते होंगे, गलती से यदि जीजा जी आ गए तो उनसे भी 2-4 हजार रुपया ले लेते होंगे ना। ये सारे क्या हुआ, सोर्स ऑफ इनकम हुए। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा पंचायत होता है, तो पंचायतों के लिए भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है। क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा लोकल बॉडी जो होती है, लोकल बॉडी को एक ग्रांट्स करती है। लोकल बॉडी का मतलब होता है जो हमारा लोकल गवर्नेंस है यानी पंचायत है, इसको एक ग्रांट करती है। ग्रांट का मतलब अप्रूवल देना होता है, मंजूरी देना है। जो मंजूरी दिया जाती है, रिकमेंड करती है हमारा सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन। अभी भारत में सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। केसी नियोगी के नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में हमारे यहाँ 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने अभी दो अपना रिकमेंडेशन भी भारत सरकार यानी राष्ट्रपति को दे चुके हैं। तो सेंट्रल जो हमारा केंद्रीय जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस के आधार पर लोकल बॉडी को कितना फाइनेंस करनी है, कैसा उसकी स्टेबिलिटी होगी, ये सारे चीजों पर चर्चा की जाती है। माइक ऑफ कर लीजिए, बात नहीं प्लीज, आई डोंट लाइक टॉक। फिर होता है फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसके बाद भी इसकी जो फंडिंग होती है वह केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र के अधीन जितने भी प्रकार के स्कीम्स लाए जाते हैं उसको करते हैं। जैसे हम इसमें कह सकते हैं मनरेगा के आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मनरेगा जिसको हम नरेगा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं 90:10 का हमने कॉन्सेप्ट देखा, यानी 90 पर 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार देती है, 10 पर राज्य सरकार देती है। तो यह क्या हुआ, हमारा केंद्र यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हमारा स्कीम्स है। तो ऐसी चीजों को चलाने के लिए हमारा केंद्र सरकार भी फाइनेंशियली पंचायत को पैसा देती है, असिस्ट। दूसरी बात हम यदि बात करें तो जो फंड रिलीज की जाती है वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी रिलीज करते हैं, और रिकमेंडेशन जो होती है तो राज्य के जो वित्त आयोग होता है, तो राज्य के वित्त आयोग के द्वारा भी हम कह सकते हैं यहाँ पर फंडिंग कराई जाती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 ऐसे स्रोत हैं जिसके आधार पर हमारा पंचायतों को मुख्य रूप से हम कह सकते हैं इसको फाइनेंशियली एड दिया जाता है। अब ये प्रश्न बनता है, 3-4 प्रश्न आएंगे, उसके बाद हम आपको कुछ हिस्ट्री को अब बताएंगे। अब आपको पता होनी चाहिए कि 73वां जब संविधान संशोधन 1992 में आया, 1993 में 1993 में जब इफेक्टेड हो गई, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग सभी जवाब देंगे कि 73वां संविधान संशोधन होने के बाद भारत का ऐसा कौन सा राज्य प्रथम राज्य बना जिन्होंने पंचायती राज अधिनियम को स्वीकार किया। एनीवन, कोई जवाब दे सकते हैं? राजस्थान। गलत, इसका जवाब हमारा होगा कर्नाटका। क्या नाम होगा? कर्नाटका। ठीक है, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के बाद प्रथम जो हमारा पंचायती राज अधिनियम जो बनी, उस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहला पंचायती राज को स्थापित करने वाला जो राज्य बना उसका नाम था कर्नाटका। ठीक है, अब इस आधार पे हम देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन ही था जिन्होंने यह पूर्ण रूप से कह सकते हैं एश्योर्ड कर दिया कि प्रत्येक 5 साल पर राज्य सरकार को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि वह इलेक्शंस कराएगी। लेकिन यदि बाय द वे गलती से किसी भी प्रकार से डिमोलिश हो जाता है पंचायत, वहां पर मुखिया सरपंच ये सारे के सारे यदि अपने सेवा से निरस्त हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो 6 महीने के अंदर वो वहां पर इलेक्शंस कराएगा तथा नया पंचायत का वहां पर उत्थान करेगा। और इसको लेकर के भारत के संविधान के आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 के क से लेकर के न के बीच में इसके लिए विचार लाई गई है। और इसको लेकर के हम कह सकते हैं भारत के संविधान में 9 जो पार्ट हुआ यानी 9वां जो हमारा भाग है यह भारत के संविधान में जोड़ा गया। साथ ही साथ 11वां जो हमारा अनुसूची है इसको भी जोड़ा गया। यानी ओवरऑल हम बात करें तो पंचायत को लेकर के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 के क से लेकर के न तक जो हमारा है यह मुख्य रूप से इसके लिए टॉक करती है, जो अनुसूची 11 में आता है तथा भाग 9 के अंतर्गत आता है। ये सारे चीजों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा हम कह सकते हैं जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन इस चीजों पर भी फोकस करता है कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बच्चों के लिए अनेकों अनेक प्रकार के जो कल्याणकारी चीजें होंगी उस पर ध्यान देना, तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की भी बात करती है।
यदि हम आरक्षण की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 243 का डी जो हमारा है अनुच्छेद, इसमें आरक्षण की चर्चा की गई है महिलाओं को लेकर के। और आपको पता होगी कि जब भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हो जाती है तो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पंचायत में 33% सीट रिजर्व कर दिए गए थे, 33% सीट रिजर्व कर दिए गए थे। लेकिन अंततः हमने देखा कि 2009 में, है ना, यानी अगस्त 2009 में यह 33% से बढ़ा करके 50% महिलाओं को पंचायती राज में सीटों का आवंटन कर दिया, यानी आरक्षण दे दी गई। और 50% सबसे पहले पंचायत में आरक्षण देने वाला हमारा प्यारा बिहार राज्य हुआ। ठीक है, सबसे पहले महिलाओं को 50% रिजर्व सीट देने वाला कौन हुआ? बिहार हुआ। उसके बाद कौन हुआ? हिमाचल प्रदेश हुआ। उसके बाद हुआ हमारा मध्य प्रदेश हुआ। उसके बाद उत्तराखंड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 ऐसे राज्य हैं जो महिलाओं को सबसे पहले अगस्त 2009 में 50% महिलाओं को सीट आरक्षित करने वाले ये राज्य बने। ये चारों राज्यों को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो इसके आधार पर हम और सारे चीजों की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि भारत में अनेकों हमारे पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सारे केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों के पास अनेक प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था है। जैसा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सिंगल पंचायती राज है, तो सिंगल पंचायती राज में जैसे हमारा केरल, जम्मू कश्मीर, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये ऐसे हमारे राज्य हैं जहां पर सिंगल यानी एक ही स्तरीय पंचायत है जिसका नाम है ग्राम पंचायत। यानी वहां पर पंचायत समिति नहीं है, वहां पर जिला परिषद नहीं है, केवल क्या है? ग्राम पंचायत है। फिर से मैं एक बार नाम सबको बता देता हूं, आप लोग याद कर लीजिए। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये सारे ऐसे राज्य जहां पर एक स्तरीय यानी एक स्तरीय है पंचायत समिति जिसका नाम है ग्राम पंचायत। ठीक है, उनमें से मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 जो हमारे राज्य हैं, ये 3 राज्यों में मुख्य रूप से देखा जाए तो वहां पर जनजातीय बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और जनजातीय होने के कारण वहां पर ट्राइबल काउंसिल का भी निर्माण किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्राइबल काउंसिल का निर्माण भारत के कौन कौन से राज्य में किए गए हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम। ठीक है, अब हमारा द्विस्तरीय पंचायत चलते हैं। तो द्विस्तरीय में कौन होते हैं? एक ग्राम पंचायत होता है, एक पंचायत समिति होता है। ठीक है, तो द्विस्तरीय कौन कौन है? जैसे असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विस्तरीय पंचायत चलते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। त्रिस्तरीय जो बलवंत राय मेहता की कमेटी के रिकमेंडेशन लाई, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन है: उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और गोवा। लेकिन गोवा की यदि बात करें तो गोवा में 3 स्तरीय इस तरह से होते हैं। एक वहां ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर वहां एक तालुक परिषद होता है। तालुक परिषद जो होता है, जो हमारा ग्राम पंचायत पंचायत जो समिति होता है, तो पंचायत समिति के स्थान पर उन्होंने तालुक परिषद का निर्माण किया। ठीक है, और फिर जिला परिषद। तो मुख्य रूप से गोवा में पंचायत समिति के जगह पर, ठीक है, वहां पर वो तालुक परिषद का निर्माण किया। और चौथा भी हमारे पास फॉर्मेशन होती है। चौथा फॉर्मेशन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो फोर्थ जो फॉर्मेशन यानी 4 स्तरीय की यदि हम बात करें तो 4 स्तरीय हमारा होता है, जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत तथा जिला परिषद। तो यह भारत के मात्र एक ही एक्सेप्शनल राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय होते हैं। ठीक है, एक अंचल पंचायत हो गया, एक आंचलिक पंचायत हो गया। ठीक है, तो आंचलिक पंचायत क्या हुआ? ये जो हमारा अर्बन लोकल जो गवर्नेंस होता है, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? शहरी स्थानीय सरकार यानी शासन प्रशासन। तो उसको उन्होंने नाम दिया आंचलिक परिषद। तो यह मुख्य रूप से हम देख सकते हैं बंगाल में। अब इवोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं, नगर पालिका नगर निगम की बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत में यदि हम बात करें तो नगर निगम की बात करें तो 1888 में सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना हुई। उसका नाम था मुंबई। ठीक है,
तो मुंबई सबसे पहला ऐसा जगह है जहां पर 1888 में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई। लेकिन 1687 में मद्रास में सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है नगर निगम, ठीक है। तो यदि हम देश की आजादी से पहले बात करें तो 1687 में सबसे पहले मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। लेकिन